हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं 1857 के रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि ये 1857 का रिवोल्ट हमारे भारत के इतिहास को किस तरीके से बदलने वाला था। लेकिन परिणामों के पर बातचीत करने से पहले एक छोटी सी बात ये भी थी कि पहली बात कि 1857 ये थी क्या। कई सारे हिस्टोरियन ने इसके ऊपर अलग अलग अपने राय दिए हैं, अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1857 की क्रांति नहीं, ये केवल सैनिकों का विद्रोह था। कुछ ब्रिटिश या यूरोपीय इतिहासकारों का कहना है कि सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का युद्ध था, क्योंकि भारतीयों को वो लोग अंग्रेज बर्बर मानते थे और अपने आप को सभ्य मानते थे। तो उनका ये कहना था कि अंग्रेज भारत को सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये पुराने जो मध्यकालीन लोग थे ये फिर से वापस उसी युग में जीना चाहते थे। तो ऐसे अलग अलग इतिहासकारों ने दिया। तो जिसमें पहला जो व्यू जाता है, जो उस समय के साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, जो इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस माने जाते हैं, जिनमें जॉन सीले थे, लॉरेंस थे, होम्स थे। इन लोगों का मानना था कि ये जो 1857 की क्रांति जो हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्चुअली क्रांति नहीं, ये एक सैनिक रिवोल्ट था। ये सिपाही म्यूटिनी इसको कहा गया। इसका समर्थन कुछ भारतीय उस समय के लोगों ने भी किया, जैसे सर सैयद अहमद खान थे। तो सर सैयद अहमद खान उस समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे और उन्होंने इस 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। खुद वो उस समय उपस्थित थे। या दुर्गादास बंदोपाध्याय थे, ये बरेली में थे। दिल्ली में मुंशी लाल और मोइनुद्दीन थे। तो ये जो भारतीय लोग थे जिन्होंने इस 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, तो इन लोगों का भी ये कहना है कि ये क्रांति नहीं, ये एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो रोल था, ज़्यादातर जो भूमिका थी, ये सिपाहियों की थी। ठीक। कुछ जो प्रचंड जो यूरोपीय इतिहासकार थे, जैसे E.R. रीज थे, L.E.R. रीज जो थे, इनका मानना था कि ये धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, कि भारतीय लोग हिंदू और मुसलमान थे और ईसाइयों के विरुद्ध ये लोग धर्म युद्ध छेड़ रहे थे। तो ये मान्यता रीज की थी, हालांकि उसको माना नहीं जाता। सबसे खतरनाक मान्यता T.R. होम्स की है। T.R. होम्स ने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के विरुद्ध युद्ध है, क्योंकि भारतीय लोग बर्बर थे, हम इनको सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग वापस उसी बर्बरता वाले युग में जीना चाहते थे। कुछ एक इतिहासकार इसको मानते हैं भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसको मानते हैं, एक राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, एक नेशनल रिवोल्ट। तो राष्ट्रीय विद्रोह मानने वालों में यूरोपियों में भी एक उस समय बेंजामिन डिसरेली थे, यूरोपीय थे, ब्रिटिश सांसद थे। तो बेंजामिन डिसरेली कंजर्वेटिव पार्टी के थे, वो सत्ताधारी दल के रूढ़िवादी विरोधी पार्टी के थे, अपोजिशन में थे। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद में इस 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया। खुद बाद में बेंजामिन डिसरेली जो थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो डिसरेली ने इसको क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अशोक मेहता जो भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी द ग्रेट रिबेलियन, तो इस द ग्रेट रिबेलियन में अशोक मेहता ने कहा कि ये क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। और इस 1857 की क्रांति को जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, तो 1857 को क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने का जो श्रेय जाता है वो वीर सावरकर को जाता है। वीर सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। तो ये जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने इस 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। हालांकि इसका बहुत सारे इतिहासकारों ने विश्लेषण किया है, और एक इतिहासकार थे R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार का कहना था, इन्होंने बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया, क्योंकि उस समय ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये अकेली क्रांति नहीं थी। इसके पहले भी वेल्लोर में या 1824 में पहले भी कई सारे सिपाहियों ने अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे विद्रोह किए थे। हालांकि इस 1857 के रिवोल्ट का दायरा बहुत बड़ा था। तो इन्होंने R.C. मजूमदार ने अपनी किताब लिखी थी सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किताब थी, इसी में R.C. मजूमदार ने अपना कथन दिया कि यह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि ये इसके पहले भी कई सारे सिपाही विद्रोह हो चुके थे। और ये राष्ट्रीय भी नहीं था, क्योंकि पूरे देश के स्तर पर नहीं हुआ था, केवल उत्तर भारत इससे प्रभावित था। और न ही स्वतंत्रता संग्राम। उनका ये कहना था कि इसमें जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। अगर झांसी उनको दे दी जाती तो शायद वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लेती। या नाना साहब थे, नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे। अवध के नवाब बिल्कुल आलसी और विलासी आदमी थे, वाजिद अली शाह।
तो कोई अवध के लिए लड़ रहा है, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है, और किसी को तो पता भी नहीं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जैसे इस विद्रोहियों ने जो अपना नेता चुना था 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को, और बहादुर शाह जफर के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चला के ये तथ्य जानने की कोशिश की कि इस 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर का क्या योगदान था, क्या रोल था। तो अंग्रेज़ों को, जब अंग्रेज़ों ने इसका विश्लेषण किया ब्रिटिश सरकार ने, तो उनको पता चला कि इस 1857 के रिवोल्ट से जितने अंग्रेज अनजान थे, उससे ज़्यादा अनजान बहादुर शाह जफर थे। उनको खुद नहीं पता था कि चल क्या रहा है, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती सिपाहियों ने पकड़ के राजा बना दिया, बादशाह बना दिया उनके नाम पर विद्रोह हुआ, उनको खुद नहीं अंदाजा था। तो इसको कैसे आप राष्ट्रीय संघर्ष कह सकते हैं, ये आर.सी. मजूमदार का कथन था। हालांकि कई सारे हिस्टोरियन ने, जैसे जब इस 1857 की क्रांति का जब इतिहास लिखने की बारी आई, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑफिशियल हिस्टोरियन नियुक्त किया था। तो उस ऑफिशियल हिस्टोरियन का नाम था एस.एन. सेन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे, ऑफिशियल हिस्टोरियन, तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने अपनी जो किताब लिखी थी, इनकी बुक का ही नाम था 1857। इन्होंने 1857 नाम से ही किताब लिखी थी, 1857। इस किताब में एस.एन. सेन ने इस 1857 की जो घटनाएं थी उसको अच्छे से एनालिसिस किया, और उन्होंने बताया कि ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक क्रांति का एक रूप थी, क्योंकि लोगों के अंदर जो गुस्सा था उस खासतौर पर सिपाहियों के अंदर, और वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से भारत को मुक्ति मिले। तो इसके लिए सिपाहियों ने आपस में मिलना जुलना शुरू किया था, और 13 मई की डेट फिक्स की गई थी कि 13 मई को हम लोग सम्मिलित रूप से आंदोलन करेंगे। और इसके लिए विदेश में भी मदद जुटाने के प्रयास किए गए थे। जैसे पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे, उनकी पेंशन जब बंद हुई थी, तो उनकी पेंशन को बंद फिर से चालू करने के लिए भारत से अजीमुल्ला को भेजा गया था लंदन। तो जब अजीमुल्ला लंदन गए थे, तो लंदन से वापसी में, लंदन से फिर तुर्की गए, और तुर्की से फिर क्रीमिया का युद्ध उस समय चल रहा था यूरोप में। तो क्रीमिया के रण क्षेत्र में उन्होंने तुर्की के उमर पाशा से मुलाकात की। इसी क्रांति के सिलसिले में उमर पाशा से उन्होंने मुलाकात की थी। इवन जब सतारा का राज्य छीना गया था, तो सतारा के राज्य सतारा को वापस लेने के लिए सतारा के राजा ने रंगोजी बापूजी गुप्ते को लंदन भेजा था, वहाँ पर सिफारिश करने के लिए। तो रंगोजी बापूजी गुप्तो जी थे, ये यूरोपीय शक्तियों से भी बातचीत कर रहे थे, ताकि भारत में जो हम लोग क्रांति करने वाले हैं, इसके लिए समर्थन जुटाया जा सके। हालांकि उस समर्थन जुटाने में लोग सफल नहीं रहे। और दूसरी बात थी कि क्रांति एक सामूहिक रूप से हो सकती थी, लेकिन सिपाही इतने ज़्यादा उत्तेजित थे, इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि वो सब्र नहीं कर पा रहे थे। बोलते ना, पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका था। कभी मंगल पांडे ने समय से पहले कर दिया, या मेरठ में 13 मई को होना था, 10 मई को ही सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो इतना ज़्यादा दबाव था, तो इसको राष्ट्रीय कहने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रयास सामूहिक और राष्ट्र के स्तर पर हुए थे। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसको सही नहीं मानते। इवन एस.एन. सेन ने भी कहा था कि अलग अलग कारणों से शुरू जरूर हुआ, लेकिन जब एक बार शुरू हुआ, सारे सामंत अपने लिए लड़ रहे थे। लारी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, जो बिहार में कुंवर सिंह थे। तो ये सब शुरुआत में इन लोगों ने अपने अपने लिए की, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन, ये क्रांति आगे बढ़ी, ये लोग इकट्ठे होते चले गए, और इनके दिमाग में एक राष्ट्रवाद की भावना उफनने लगी कि नहीं, हमें फिर से भारत में अपने आप को स्थापित करना है, एक ही लक्ष्य है, अंग्रेजों को बाहर करना। यानी अगर कंक्लूड इसको किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत में तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन शुरुआत के बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय क्रांति के रूप में बदलती है। ठीक, चलिए खैर, अब इस 1857 से जुड़े हुए कुछ एक दो फैक्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, जो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के रिवोल्ट के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का था वो कैनिंग था। कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। और दूसरा एक फैक्ट है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो 1857 के रिवोल्ट के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था कैनिंग। कैनिंग ही उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जो 1857 की क्रांति में था। खैर, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्रांति हुई थी, ये जो रिवोल्ट हुआ था, इस क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस। अब इस 1857 की क्रांति के जो परिणाम थे वो भारत के लिए बड़े क्रांतिकारी थे।
आपको बताएं कि इस क्रांति के कारण या घटनाएं हमारे भारत के इतिहास के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि इसके परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ने भारत के इतिहास की दिशा को बिल्कुल बदल के रख दिया। अब क्या क्या बदलाव हुआ? सबसे पहला बड़ा बदलाव कि जैसे बताया कि अब तक जो भारत था, भारत पर एक कंपनी का शासन था और वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की कंपनी थी। यानी भारत पर ब्रिटेन का सीधा कंट्रोल नहीं था, ब्रिटेन की एक कंपनी का शासन था। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी अब तक जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है किसी दूसरे देश पर कंट्रोल कर रही है, फिर बाद में भारत सरकार क्या करती है? उस कंपनी को बीच से हटाती है और खुद अपना नियंत्रण कर लेती है। समझ में आया? देखें फिर से आपको समझा दें कि अब तक ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब कंपनी बीच से हट जाती है। कंपनी क्या थी? सरकार ही बस एक मुखौटा था, नाम था, वो नाम खत्म। अब भारत का जो प्रशासन था ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के सीधे सीधे अधीन आया। इसके लिए, इस काम के लिए यानी कंपनी को ख़त्म कैसे किया गया? तो इसके लिए 1858 1858 में डेट अगर कहा जाए तो नवंबर 1858, नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन आता है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और इसी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से इस कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से कब समाप्त, अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कब समाप्त होती है? 1858 में ख़त्म। और कैसे ख़त्म किया गया था? क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन। और ये घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था? तो उस समय कैनिंग भाई साहब थे इलाहाबाद में। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद ही वो जगह है जहाँ से भारत से कंपनी शासन के समाप्ति की घोषणा कैनिंग ने की और उस महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। यानी अब तक जो भारत कंपनी के अंडर में था, अब सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जब कंपनी के अंडर में था तो कंपनी का जो हेड होता था गवर्नर जनरल होता था, तो भारत का सारा कर्ता धर्ता होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्योंकि कंपनी खत्म हो गई, तो जब कंपनी खत्म हो गई तो गवर्नर जनरल का पद भी खत्म कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह बने वायसराय। यानी अब भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया? भारत का वायसराय। तो जो वायसराय होता था, वायसराय का मतलब होता है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधि। ध्यान रखेंगे, जो गवर्नर जनरल होता था वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होता था? कंपनी का। वायसराय किसका प्रतिनिधि था? सीधा ब्रिटिश ताज का या ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था। यानी कंपनी शासन खत्म, गवर्नर जनरल खत्म, ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू और वायसराय शुरू हो जाते हैं। ठीक। अब इस क्रम में भी एक फैक्ट आता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, क्योंकि अब वायसराय हो गए थे। अब इससे भी समझा जा सकता है केवल मुखौटा बदला, आदमी नहीं, कंपनी नहीं बदली, मतलब बस बैनर चेंज हो गया, डेंटिंग पेंटिंग हो गई, बस मोहर वोहर चेंज हो गई। क्योंकि जो आपको बताया अभी कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। वही कैनिंग भारत में क्या बनता है? पहला वायसराय। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? कैनिंग। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय कहा जाता है। ठीक। तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, कंपनी का बैनर हटा दिया गया, ब्रिटिश सरकार का बैनर आ जाता है। अब जब कंपनी का बैनर हटा तो कंपनी के पुराने जो लंदन में तामझाम होते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली व्यवस्था होती थी, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब जैसे भारत सरकार के अधीन था तो भारत उनके लिए एक डिपार्टमेंट था, एक विभाग था, तो वहाँ पर भारत के लिए एक भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, या भारत मंत्री का एक पद बना दिया गया। जैसे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जनरली जो होम मिनिस्टर होता था वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो भारत मंत्री का पद बना दिया गया। और उसके लिए एक इंडिया काउंसिल बना दी गई। इंडिया काउंसिल में यानी अब भारत का शासन प्रशासन कौन संभाल रहा था? इंडिया काउंसिल सरकार की तरफ से था, भारत सचिव के अंडर में था। इंडिया काउंसिल में 15 सदस्य होते थे। इसी इंडिया काउंसिल के सलाह पर जो भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो काम करता था।
ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री। और इस मंत्री के लिए कौन था? इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल में कितने मेंबर? 15 मेंबर। इन 15 सदस्यों में जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, और जो बाकी 7 सदस्य थे तो पुराने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से 7 सदस्यों को शामिल कर दिया गया। ठीक, यानी अब सीधे सरकार का कंट्रोल इनके ऊपर हो रहा था। चलिए, तो ये तो बात हुई, कंपनी ख़त्म सीधे, और कोई फॉर्मेलिटी के लिए ये सारी चीज़ें बना दी गई। इसके अलावा जो संरचनात्मक बदलाव हुए, जब सरकार का शासन आया तो सरकार अपने तरीके से शासन कर रही थी। अपने तरीके से शासन करने का मतलब है कि जैसे सरकार वहाँ पर काम करती थी, जैसे पार्लियामेंट में काम होता है, तो वैसे यहाँ पर छोटी सी पार्लियामेंट टाइप की व्यवस्था बनाई जाए। जैसे वहाँ पर कैबिनेट होती है तो यहाँ पर काउंसिल, जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वैसी कुछ व्यवस्थाएं भारत में भी बनाने की कोशिश की। इसके लिए समय समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भारत के लिए कई सारे एक्ट पास किए गए। जैसे अभी इसको हम लोग पॉलिटी में हालांकि पढ़ते हैं, पॉलिटी में जब आएगा तो आपको बताएंगे। यहाँ पर इन शॉर्ट पॉलिटी में वो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि एक एक्ट पास किया गया, इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। ये 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट अब भारत में एक परिषद बनने लगी। जैसे वायसराय था, वायसराय की सहायता के लिए कुछ लोग होंगे तो उसमें, और इसी इंडिया काउंसिल एक्ट में पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया। यानी 3 भारतीय अब किस में गए? इंडिया काउंसिल एक्ट, यानी जो वायसराय की परिषद होती थी उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें एक थे सर दिनकर राव, दूसरे थे महाराजा पटियाला और तीसरे काशी नरेश। ये सब पॉलिटी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इन शॉर्ट आपको समझा दे रहे हैं। तो ये 3 लोग इसीलिए बनाए गए कि जैसे आपको बताया कि 1857 के रिवोल्ट के कारणों में आपको बताया कि अंग्रेज जो भारत में नीतियाँ लागू कर रहे थे, तो बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जो भारतीयों की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं थी। जैसे बताया कि सती प्रथा पर बैन लगा, लेकिन लोग सती को अपना निजी मामला समझते थे, उसका विरोध हुआ। या कान में बालियाँ या टीका लगाने का विरोध हुआ। भाई उन्होंने कहा कि सैनिक नहीं पहनेंगे बाली, नहीं लगाएंगे टीका। अब अंग्रेजों को कान में बाली का या माथे पे टीके कोई वैल्यू नहीं पता, भारतीयों को तो पता है। तो इसीलिए कहा गया कि 3 भारतीयों को वायसराय के काउंसिल में शामिल किया जाए, ताकि वो जो काउंसिल कानून बनाएगी तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अब कोई भारतीयों के ऐसी सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ न हो, ताकि फिर से कोई 1857 जैसी क्रांति न हो। आपको बताएं कि अंग्रेज बड़े होशियार थे। इस क्रांति के बाद इतने सारे कदम उठाए गए थे कि दोबारा क्रांति नहीं हुई। क्रांति एक ही बार। अंग्रेजों की होशियारी देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों की होशियारी सबसे अच्छी पता चलती है कि कितने बुद्धिमान थे। क्रांति एक ही बार हुई, इसके बाद इतने चेंजेस हुए ना कि दोबारा क्रांति की नौबत नहीं है, करने ही नहीं। ठीक, चलिए खैर, तो भारतीयों को काउंसिल में शामिल किया गया। हालांकि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है वो इसी के बाद, इसी तीनों के बाद फिर होना शुरू होता है। इसी के साथ 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया, भारत में हाई कोर्ट बनने लगे। 1861 में ही सिविल सर्विसेज एक्ट आया। उस सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत लंदन में जैसे ICS होता है, जो IAS की परीक्षा होती है, वो सब लंदन में होनी शुरू हो गई थी। ठीक, चलिए तीसरी चीज़ कि अब इन्होंने कहा कि जैसे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह में के जो कारण थे, जितने सारे कारण थे, उस पर अंग्रेज़ों ने एनालिसिस किए। तो देखा कि हमने जो विस्तारवादी नीति अपनाई, राजाओं की जागीरें हड़प ली, उनके राज्य छीन लिए, राजाओं की बेइज्जती की, जमींदारों की ज़मीनें छीन ली, तो इससे जमींदार लोग क्या हो रहे थे? नाराज़ हो रहे थे। और इस क्रांति में ऐसा कई जगह देखा गया था कि इन जमींदारों ने या राजाओं ने, जैसे बताया सिंधिया ने या बहुत सारे राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। और कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि आम जनता या सिपाही क्रांति करने वाले थे, लेकिन राजाओं ने दबा दिया। तो इन राजाओं रजवाड़ों की हैसियत ब्रिटिश सरकार को पता चली। तो इसके पहले के जो हड़प नीति थी कि राजाओं के बेइज्जती कर देना था, उनका ताज छीन लेना था, उनकी कुर्सी छीन लेती थी, उसका राज्य हड़प लेना था, ये नीति बदल दी गई। कहा कि अब राजाओं का कुछ भी छीनने की ज़रूरत नहीं, हमें राजाओं का और मान सम्मान करना चाहिए, राजाओं के लिए पेंशन बहाल करनी चाहिए। और इस इवेंट क्रांति में भी कई सारे शासकों ने, जिन्होंने क्रांति में जो भाग लिया था,
उनसे भी माफ़ीनामा लिखवाने के बाद उनको भी माफ़ी दे दी गई और उन सबकी पेंशन चालू की गई, सबका मान सम्मान बढ़ाया गया। कुछ बाद में लीटर ने रॉयल टाइटल एक्ट पास किया। तो ये जो राजाओं की इज्जत करनी शुरू कर दी, पृथ्वी पर चालू किया गया, सबकी पेंशन बहाल कर दी गई। वो इसलिए चालू किया गया कि अंग्रेज ये देख रहे थे कि इन्हीं के खिलाफ हमने कदम उठाया था तो उन्होंने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया, और कुछ लोग हमारे समर्थक थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया। तो हम क्या करेंगे कि अपने और जनता के बीच में ये जो शासक वर्ग है, जमींदार हैं तो जागीरदार हैं तो राजे रजवाड़े हैं, इनको हम परमानेंट रखेंगे, क्योंकि जनता अगर कभी बाद में विरोध करे या जनता का गुस्सा हो तो उसको झेलने के लिए राजा बैठे रहेंगे, हमारे तक लोगों के गुस्से की आंच नहीं पहुंचेगी। तो अपने आप को जनता के कोप से, जनता के प्रभाव से, जनता के गुस्से से बचाने के लिए इन्होंने अपने और जनता के बीच में एक दीवार खींची, और वो दीवार थी राजों, रजवाड़ों, जमींदारों और जागीरदारों की, कि भाई अब आप लोग बीच में झेलिएगा, हम अब नहीं झेलेंगे। तो सीधे सीधे साम्राज्य विस्तार के बजाय कि हम अब साम्राज्य विस्तार नहीं करके हम आर्थिक विस्तार करेंगे, हमें पैसा चाहिए, बिजनेस करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने किसी राजा की रियासत को न हड़पा, इक्का दुक्का एक्सेप्शन थे, लेकिन ज़्यादातर में हड़प नीति और किसी राजा का बेइज्जती करना ये सब समाप्त कर दिया। साम्राज्य विस्तार, हालांकि साम्राज्य विस्तार हो ही चुका था, बचा कुछ नहीं था, लेकिन इसके बाद जो भी बचा था अब उसमें नहीं किया कि भाई अब हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, अब जितना था उतना हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि ये राजे रजवाड़े उस आने वाली बाढ़ के लिए, कि बाद में अगर कभी गुस्सा आया, बाढ़ आई, तो उस बाढ़ के लिए रोक का काम कर देंगे। यानी राजा और रजवाड़ों को इज्जत मिलनी शुरू हो गई भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ताकि ये एक सुरक्षा। दूसरी चीज़ कि कई सारे समाज सुधार के एक्ट पास हुए थे, जैसे बताया कि विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया, या विधवा विवाह पर रोक लगाई, या विधवा पुनर्विवाह। तो ये सारे समाज सुधार के बहुत सारे कानून थे जिसके ऊपर लोगों का असंतोष बढ़ा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इसके बाद जो समाज सुधार के इनके प्रयास हो रहे थे, उस समाज सुधार या भारतीयों में जो भी समस्याएं थी उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि इसी वजह से लगा था लोगों के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है, लोगों ने विद्रोह किया, लोगों ने विरोध किया अंग्रेज़ों की नीतियों का। तो अंग्रेजों का ठीक है, नहीं करेंगे। तो इसी के बाद से अंग्रेज़ों ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में अपने इंटरफेरेंस की नीति को त्याग दिया। यानी आप जैसे हैं वैसे मरते रहिए, हमको बस आपसे पैसा लेना है, बाकी आप सती कर रहे हैं, आँख कान में काट रहे हैं, नाक काट रहे हैं, बलि दे रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। यानी जो धार्मिक मामलों में बार बार इंटरफेरेंस हो रहा था, जो सामाजिक मामलों में बार बार इंटरफेरेंस हो रहा था, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई कि अब ब्रिटिश सरकार इससे बिल्कुल किनारा कर लेती है कि हमें अब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना। एक और बड़ी बात कि इस क्रांति में सबसे बड़ा योगदान था सिपाहियों का। तो सिपाहियों पर ध्यान तो जाना ही था। तो अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा चेंज किया सिपाहियों में। पहली बात कि सिपाहियों का रेशियो बदला गया। पहले क्या था कि जो ब्रिटिश सिपाही थे, ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या भारत में कम थी। पहले अंग्रेज़ों की सेना में जो ब्रिटिश सिपाही थे वो 40,000 थे, उनकी संख्या 40,000 से बढ़ा के 65,000 कर दी गई। फिर जो भारतीय सिपाही थे, भारतीय सिपाहियों की संख्या 2 लाख से कहीं ज़्यादा थी, 2,38,000 के आसपास थी, 2,38,000। तो इस 2,38,000 से घटा के भारतीय सिपाहियों की संख्या 1,40,000 कर दी गई। यानी भारतीय सिपाहियों की संख्या घट गई, क्योंकि सिपाहियों ने ही किया था तो भारतीय सिपाही कम हो गए, अंग्रेज सिपाही 40,000 से बढ़ा के 65,000 हो गए। अब सोचिए, अभी भी अंग्रेज सिपाही केवल 65,000 थे, अब भारतीय सिपाही 1,40,000 थे। अभी भी ज़्यादा हम ही थे, भारतीय सिपाही ही ज़्यादा था, लेकिन वही थे कि अब सिपाही अंग्रेजों के गुलाम थे। तीसरी चीज़ कि जो रेशियो था, जैसे इन्होंने एक फिक्स, मोटा मोटी एक रेशियो फिक्स कर दिया कि जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों का अनुपात था, तो जो बॉम्बे और मद्रास था, तो बॉम्बे मद्रास में 1:3 का रेशियो था। यानी 1 सिपाही कौन होगा, ब्रिटिश होगा, और 3 सिपाही इंडियन। ठीक, यानी 1 अंग्रेज पर 3 भारतीय सिपाही।
लेकिन जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल जो अवध वाला रीजन था, यहाँ पर 1:2 कर दिया गया, यानी 1 ब्रिटिश सिपाही होगा और 2 इंडियन। यानी यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विद्रोह की आंच थी वो कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी, तो बंगाल में सबसे ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती में कमी लाएगी। बाकी बॉम्बे और मद्रास में सिपाहियों का 1:3 रेशियो बना रहा, यानी 1 अंग्रेज 3 भारतीय, और यहाँ पर 1 अंग्रेज और 2 भारतीय थे। और दूसरी बात कि इन सिपाहियों को अब केवल नॉन कमीशन पदों पर ही रखा गया, यानी छोटे पद थे, अफसरों के सारे पद वो सब अंग्रेजों को दिए गए। जो ब्रिटिश तोपखाने थे, वही तोपखानों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, उन तोपखानों के सारे पद केवल और केवल अंग्रेजों के लिए रिजर्व रखे गए। बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था, जैसे तार की व्यवस्था थी या टेलीग्राम की जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं, वो सब अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी, ताकि भारतीय अगर बाद में कुछ करे भी तो भी टेक्निकली वो कुछ न कर पाए। ठीक। दूसरी चीज़ कि बाद में फिर एक पील कमीशन का गठन हुआ था 1858 में, और उस पील कमीशन के गठन से भारतीय सेना को रीऑर्गेनाइज पुनर्गठन किया गया, और उसमें जो व्यवस्था बनी, यानी व्यवस्था बनने का मतलब है कि अब एक भेदभाव वाली इन्होंने पॉलिसी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट था तो इसमें हिंदू मुसलमान सारे सिपाहियों ने बिल्कुल बराबर ढंग से योगदान दिया था, सबने बराबर कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था सिपाहियों के बीच, और बताया था कि शुरुआत भले ही पर्सनल मैटर पर हुई थी, लेकिन बाद में इस विद्रोह ने राष्ट्रीय रूप ले लिया था। तो ये बात अंग्रेजों को भी दिखाई दे रही थी। तो उसी राष्ट्रीय स्वरूप को ख़त्म करने के लिए, भारतीयों में एकता की भावना को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो रेजिमेंटों का निर्माण किया वो जाति के आधार पर करना शुरू किया, क्षेत्र के आधार पर करना शुरू किया, धर्म के आधार पर करना शुरू, जिससे भारतीय सैनिक से ही कंटेस्ट करें। अब भारतीय और अंग्रेजों का मुकाबला नहीं था, ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि भारतीय को मुकाबला करे। जैसे आपने सुना होगा जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, ये क्या है? अब राजपूताना है वो अपने राजपूतों के आन बान शान में खुश रहेगा, जो बिहार रेजिमेंट है वो बिहार के रेजिमेंट में खुश रहेगा, जो जाट है वो पता चला जाट अपने में खुश है, तो जाटों को लगे ना कि बिहार रेजिमेंट वाले तो कमज़ोर हैं, हम तो जाट, हम तो ज़्यादा बहादुर। राजपूताना राइफल अपनी आन बान शान में परेशान रहेगा, वो जाटों को बेवकूफ़ समझेगा। तो सैनिकों में, यानी भारतीय सैनिकों में जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर जो इन्होंने रेजिमेंट बनाई कि असम राइफल्स है तो राजपूताना राइफल्स है, तो बिहार रेजिमेंट है तो जाट रेजिमेंट है, ये सब क्या है? ये भारतीयों सैनिकों की एकता को तोड़ने का प्रयास था। अभी जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं ना, फेसबुक पे कोई कहता है अहिर रेजिमेंट बनाइए, तो कोई बोलता है ब्राह्मण रेजिमेंट बनाइए। ये क्या है? लोगों को समझ में आता नहीं कि आप अपने ही देश में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये काम अंग्रेजों ने किया। तो आज जो लोग नई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं अंग्रेजों की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अंग्रेज करते थे भारत में, और हमारे यहाँ के बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि करना क्या है। ये अंग्रेजों की नीति थी। ठीक। तो ये जितने आप जातिगत या क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट देखते हैं, मद्रास रेजिमेंट, राजपूताना, ये सब अंग्रेजों की देन है। इसीलिए ताकि अब भारतीय सिपाहियों से कंपटीशन करें, आपस में लोग जले, अंग्रेजों से थोड़ा टेंशन कम हो जाए। ठीक। चलिए, तो सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ वो सैनिकों के सिस्टम में चेंज हुआ, आर्मी सिस्टम में चेंज हुआ। और ये जो 1857 माना जाता है, एक युग का अंत माना जाता है। इसका महत्व इसलिए क्योंकि ये पूरा एक इरा ख़त्म हो गया था, एक पुराना युग ख़त्म हुआ, एक नया युग शुरू हुआ। अब अंग्रेजों ने प्रादेशिक विस्तार के आधार पर आर्थिक शोषण की नीति अपना ली कि हमें ज़मीन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। और आर्थिक पूंजीवाद आया भारत में। आर्थिक पूंजीवाद आने का मतलब है कि ब्रिटेन में उस समय मार्क्सवाद हावी हो रहा था, मार्क्सिज्म, तो जो कम्युनिस्टों का जो शासन होता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स लिख चुका था। तो उसके प्रभाव से अब वहाँ के जो मजदूर थे यूरोप में, वो संगठित हो रहे थे। जो फैक्ट्री वाले लोग थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, अब वो मजदूरों का शोषण नहीं कर पा रहे। भाई फैक्ट्री को फ़ायदा तब होगा जब कम लागत पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो। अब मजदूर अब काम के घंटे सीमित करने कह रहे हैं, मजदूर अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, मजदूर अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब ये काम वहाँ नहीं हो पा रहा है मजदूरों का शोषण, तो अब शोषण कहाँ करेंगे? भारत में। तो कैसे करेंगे? तो वहाँ फैक्ट्री लगाने की बजाय अब फैक्ट्रियाँ कहाँ लगाएं? भारत में।
वहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय पैसा भारत में लगाइए, भारत में केवल पैसा लगाइए, भारत का लैंड, भारत की ज़मीन, भारत का लेबर, भारत का मजदूर, केवल पूंजी क्या होगी? ब्रिटिश। और सारा फ़ायदा अंग्रेजों का। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, उत्पादन की फलन, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो लैंड और लेबर भारत का, कैपिटल ब्रिटेन का, प्रॉफिट ब्रिटेन का, भारत को कुछ नहीं। बस पैसा लगाइए, पैसे से पैसा बनाइए, ले जाइए। तो ये जो आर्थिक शोषण और पूंजीवाद और धन का प्रवाह शुरू हुआ, ये 1857 के बाद शुरू हुआ। ठीक, चलिए एक और बड़ा बदलाव आपको हम बताते हैं, जो जिस बड़े बदलाव का खामियाजा हमारा भारत अब तक भुगत रहा है। हमारा भारत अब तक भुगतने का मतलब है कि अब तक जो हमारे भारत का इतिहास था, पूरे जो हम लोग इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम लोग पूरे भारत के इतिहास में कहीं भी धार्मिक लड़ाइयों का इतिहास नहीं पाते। कहीं भी क्रूसेड या धर्मयुद्ध हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती। जैसे महाभारत भी आप पढ़ते हैं तो महाभारत में धर्मयुद्ध कहा जाता है, लेकिन महाभारत में जो धर्मयुद्ध था तो उस समय धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं था। उस समय धर्म का मतलब सही था, अधर्म का मतलब गलत था, या विधर्मी का मतलब गलत था। राम रावण की लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, या युधिष्ठिर दुर्योधन की लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो धर्म का मतलब सही काम, अधर्म का मतलब गलत था। धर्म युद्ध का मतलब ये होता था। जो धर्म युद्ध का मतलब दूसरे धर्मों से लड़ना, जो आज के दौर में हम लोग धर्म युद्ध देखते तो जरूर रामायण महाभारत है, लेकिन धर्म समझ में नहीं आता। तो जो आज के समय का धर्म हो गया है वो दूसरे धर्म से लड़ना, सही गलत से नहीं, दूसरे धर्म से लड़ना। तो ये जो धर्म के नाम पर दूसरे धर्म से लड़ना, ये आदत हमें अंग्रेजों ने सिखाई। पूरे भारत के इतिहास में कहीं भी धार्मिक लड़ाइयों का कोई इतिहास नहीं रहा। हम लोग देखते हैं, आपको बताया कि प्राचीन काल से ये परंपरा भारत में चली आ रही कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। बिंदुसार था, वो आजीवक धर्म स्वीकार करता है। अशोक था, वो बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। अलग अलग धर्म को स्वीकार करते हैं। शक आए, कुषाण आए, इंडो ग्रीक आए, हूण आए, अरबी आए, तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, मंगोल आए, सब आते चले गए। लेकिन कभी भी धर्म के आधार भारत में कोई लड़ाता नहीं था। हमारे भारत का कल्चर इतना तगड़ा था कि जो भी बाहरी आते थे सब यहीं आके ख़त्म हो जाते थे, खप जाते थे, मिल जाते थे, सब हजम हो जाते थे। यहाँ से कोई जाता नहीं था वापस, जो आता था यहीं का हो जाता था। ये जो हमारे भारत का हाजमा खराब हुआ, यानी अब धर्म आया तो बिगड़ना शुरू हो गया, लोगों का पेट खराब हो गया धर्म के नाम पर, वो बिगाड़ा अंग्रेजों ने। क्योंकि अगर कभी मौका मिले आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ें, यूरोप का इतिहास पढ़ें, तो इस यूरोपियन हिस्ट्री में धर्म युद्ध बहुत सारे मिलते हैं, क्रूसेड जिनको कहा जाता है। अगर कभी आप यूरोप का इतिहास पढ़ें, द 100 ईयर वॉर, 100 साल तक युद्ध हुए कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के नाम पर। द 30 ईयर्स वॉर्स, 30 वर्ष युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा गया। जबकि भारत में वो इतने पागल थे धर्म को लेकर कि 100 साल तक धर्म के नाम पर लड़े हैं, 30 साल तक लड़े हैं यूरोपीय। भारत में ऐसी कोई लड़ाइयाँ नहीं थी। हमें धर्म के नाम पर लड़ना सिखाया अंग्रेजों ने। कैसे, देखते हैं। भारत में अंग्रेजों से पहले भारत में राज था मुगलों का। मुगल यानी मुसलमान। इन मुसलमानों को रिप्लेस किया किसने? ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो अंग्रेजों ने मुगलों को रिप्लेस किया, मुगल यानी मुसलमानों को। मुसलमान शासक वर्ग था, मुसलमान शासक वर्ग था जरूर, लेकिन संख्या में मुसलमान बहुत थोड़े थे। ठीक, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन था, यानी जो आम जनसंख्या थी, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो हिंदुओं की थी। हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे, लेकिन शासक वर्ग मुसलमानों का था। अंग्रेज भारत में आए, मुगलों के स्थान पर भारत की गद्दी मिली और मुगलों को गद्दी से हटा दिया गया। यानी अंग्रेजों की लड़ाई किससे हुई? मुसलमानों से मेनली। फिर 1857 की क्रांति हुई। अब क्रांति में भी हम लोग क्या देखते हैं कि सिपाहियों ने विद्रोह किया और विद्रोह करके अंग्रेजों को भगा के फिर से भारत की गद्दी किसको सौंप दी? मुगल बादशाह को। अब मुगल बादशाह क्या है? मुसलमान है। यानी अंग्रेजों को समझ में आया कि मुगलों को भगा के हमने गद्दी हासिल की, फिर हमको भगा के फिर सिपाहियों ने मुगलों को गद्दी दे दी, यानी मुसलमानों को दे दी। यानी हमारी लड़ाई किससे है? मुसलमान से। हिंदू संख्या में ज़्यादा है, लेकिन ये शासित वर्ग है, इसका कोई टेंशन नहीं। यानी अंग्रेजों की लड़ाई हिंदू से नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई किससे है? मुसलमानों से। तो यहीं पर इन्होंने कहा कि हम मुसलमान क्योंकि हमसे लड़ रहे हैं, हिंदू हमारे फेवर में हैं, हिंदू हमसे नहीं लड़ रहे, इसलिए हम धार्मिक भेदभाव की नीति अपनाएंगे। तो यहीं पर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के पक्ष में नीतियाँ बनानी शुरू कर दी, और हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी बनाने लगे।
यानी इनकी पॉलिसी क्या हो गई, धार्मिक भेदभाव की, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है अब 1857 के बाद। कुछ समय तो ठीक ठाक चला कि मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के पक्ष में थे अंग्रेज शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में 1872 में एक ब्रिटिश अफसर था विलियम हंटर। विलियम हंटर ने एक किताब लिखी इंडियन मोहम्मडन्स। उस इंडियन मोहम्मडन्स ने जो किताब लिखी गई, उस विलियम हंटर की किताब ने अपने अंग्रेज नीति निर्धारकों की पॉलिसी को बिल्कुल पलट के रख दिया, बदल के रख दिया। पलट के रखने का मतलब है कि उसने अपने नीति निर्धारकों की सोच को उल्टा कर दिया। उसने लोगों को समझाया कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, हिंदू हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये भी ठीक है, लेकिन मुसलमान संख्या में थोड़े हैं और हिंदू संख्या में क्या हैं, बड़े हैं। अगर हम ऐसे ही मुसलमानों के खिलाफ नीतियां बनाते रहे, उनके खिलाफ जाते रहे, तो मुसलमान हो सकता है समाप्त हो जाए। तब केवल कौन बचेगा, हिंदू। अब एक दुश्मन है, एक दुश्मन खतरनाक होता है। अगर हम ये करें कि हिंदू संख्या में बड़े हैं तो इस बड़े वाले का हिस्सा लेकर छोटे वाले को दे दिया जाए, तो बड़े वाले का हिस्सा लेके अगर छोटे वाले को दे देंगे तो बड़ा वाला छोटे वाले से टेंशन लेगा, जब बड़ा वाला छोटे वाले से टेंशन लेगा तो छोटा वाला बड़े वाले से टेंशन लेगा। दोनों बड़े छोटे लड़ेंगे आपस में तो फैसले के लिए हमारे पास आएंगे। जैसे मान लेते एक हस्बैंड वाइफ है, घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा हुआ, माँ बाप बच्चे को प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, बड़ा करेंगे। भाई बच्चा होता है, बच्चे को सब प्यार करते हैं। फिर 3-4 साल बाद, 4 साल का जब बच्चा होता है, बच्चा अपने चलने फिरने लगता है, उसी समय घर में दूसरे बच्चे का जन्म होता है। तो माँ बाप जो दूसरा बच्चा छोटा होता है उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, प्यार दुलार थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो अभी छोटा है। अब बड़ा वाला क्योंकि खुद से चल फिर रहा है, खेल कूद रहा है, घूम फिर ले रहा है, खा पी ले रहा है, तो माँ बाप का ध्यान बड़े वाले पर थोड़ा कम और छोटे वाले पर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात से बड़ा वाला टेंशन में आ जाता है। उसको लगता है कि जो प्यार, जो दुलार हमें मिल रहा था, अभी छोटे वाले की वजह से अब हमें नहीं मिल रहा है, हमारा हिसाब छोटे वाले को मिल रहा है। तो बड़ा वाला छोटे वाले को थोड़ा थोड़ा करके परेशान करेगा। जब बड़ा वाला छोटे वाले को परेशान करेगा तो छोटा वाला बड़े वाले से लड़ेगा। अब दोनों भाई जब लड़ेंगे और लड़ के जब रोएंगे तो रो के फैसले के लिए किसके पास जाएंगे, माँ बाप के पास। यानी कर रहे हैं माँ बाप और लड़ेंगे कौन, बड़े छोटे। यही था, ये बड़े वाले, ये छोटे वाले थे, ये बड़े वाले थे। बड़े वाले का हिस्सा लेके छोटे वाले को दे दिया, तो बड़ा वाला छोटे वाले से टेंशन ले रहा है, छोटा वाला बड़े वाले से ले रहा है। दोनों बड़े छोटे लड़े तो फैसले के लिए किसके पास आए, अंग्रेजों के पास। और यही जो नीति पलटी, अंग्रेजों ने पलट के फेवर कर दिया मुसलमानों को और अगेंस्ट में चले गए हिंदुओं को। और यही जो डिवाइड एंड रूल, जिसको बांटो और राज करो कहा जाता है, अंग्रेजों ने इतने खतरनाक ढंग से लागू की, इतने खतरनाक ढंग से लागू की कि आने वाले 90 सालों तक, सोचिए पूरे आने वाले 90 सालों तक हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ चला। 90 सालों तक हम अंग्रेजों से लड़ते रहे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों हमें छोड़ के चले जाओ। पूरी लड़ाई हमारी अंग्रेजों के खिलाफ थी। लेकिन 90 साल बाद हुआ क्या, 90 साल यानी 1947, ध्यान से समझिए, भारत की लड़ाई किससे चल रही है, अंग्रेजों से। हमारा पूरा फ्रीडम मूवमेंट, अभी हम लोग फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। तो पूरे भारत का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ चला 1857 से 1947 तक। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, भारत जो एक देश था वो 2 टुकड़ों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। यानी भारत एक था, कितने हिस्सों में बटा, 2। लड़ाई किससे चल रही थी, इंग्लैंड से। अलग से भारत अंग्रेजों का दुश्मन, दोस्त अच्छा बना। आप भारत चीन में तनाव सुनेंगे, भारत ईरान में टेंशन हो जाती, कभी भारत इंग्लैंड में टेंशन सुना आपने? इंग्लैंड से भारत का रिलेशन बहुत अच्छा। अलग से पाकिस्तान का रिलेशन भी टेंशन बहुत अच्छा। पाकिस्तान रूस में टेंशन, पाकिस्तान ईरान में टेंशन, पाकिस्तान अमेरिका में टेंशन। लेकिन क्या कभी पाकिस्तान ब्रिटेन में टेंशन आपने सुना? नहीं। अलग से पाकिस्तान में ब्रिटेन से बहुत अच्छा दोस्त है, अलग से हिंदुस्तान में ब्रिटेन का बहुत अच्छा दोस्त है। और लेकिन जो एक दोस्त है, इंडिया और पाकिस्तान, ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। दुश्मनी का मतलब ही क्या होता है, भारत पाकिस्तान, जैसे बोलते हैं ना, क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। तो जो एक थे वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन, और जो दुश्मन थे अलग अलग दोनों के दोस्तों ने। ये जो कमाल की पलटी हुई कि अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आया कि 1947 में हुआ क्या।
कि लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, दुश्मनी हो गई पाकिस्तान से। सोचिए आज भी हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो सीधा नारा लगता है पाकिस्तान हाय है, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी भारत पर शासन नहीं किया। भारत पर 250 सालों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, पाकिस्तान ने कभी शासन नहीं किया। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए, लेकिन कोई इंग्लैंड हाय है, रानी विक्टोरिया हाय है नहीं कहता। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम इंग्लैंड से हार जाती है कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए, इंग्लैंड से हार जाती है, जबकि इंग्लैंड को तो हराना चाहिए, उसने हमारे ऊपर शासन किया। यानी इंग्लैंड के हिस्से की गाली कौन सुनता है? पाकिस्तान। तो ये जो कमाल की पलटी हुई, यादों को समझे में नहीं आता कि हुआ क्या, कि लड़ रहे थे ब्रिटेन से, दुश्मनी हो गई पाकिस्तान से, जो तो पैदा ही नहीं हुआ। ठीक, चलिए। तो ये जो कमाल का जो बदलाव हुआ, जो कमाल का जो चेंज हुआ, इसी 1857 के इस पॉलिसी के बाद हुआ। ठीक, चले। एक और बड़ा बदलाव हुआ, बड़ा क्या, सबसे बड़ा बदलाव जो हम लोग देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसी में, वो ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने, आपको बताया था कि अंग्रेज़ों को भारत के अंदर लोगों की गुस्सा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, कंपनी की नीतियों के खिलाफ, यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ। लेकिन लोगों का जो गुस्सा था उसकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही थी। आपको बताया था प्रेशर तो बन रहा था, जैसे कुकर में सीटी होती है, सीटी नहीं बज रही थी। सीटी न बजने का मतलब है कि उस समय न ढेर सारी राजनीतिक पार्टियाँ थीं, न अखबार थे उतने ज़्यादा स्वतंत्र जो सबकी बात पहुंचा पाते सरकार तक, था ना सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसलिए विस्फोट हुआ। तो अंग्रेज़ों ने इस बात पर ध्यान दिया और सोचा कि अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि राजनीतिक पार्टियों को बनाने की ढील दी जाए, पत्र पत्रिकाएँ अखबार को चलाने की ढील दी जाए, सामाजिक संस्थाओं को बनाने की ढील दी जाए। तो ये जो न्यूज़ अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो इससे क्या होगा इन राजनीतिक पार्टियों की स्थापना से, कि पहली बात तो लोगों का जो गुस्सा है वो बाहर निकलेगा, और दूसरी बात सरकार को पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई और सरकार उसमें सुधार करेगी, ताकि दोबारा वो 1857 की क्रांति न हो। और हुई भी नहीं। ये अंग्रेज़ों की होशियारी थी कि इतने बार इतनी ढेर सारी राजनीतिक पार्टियाँ, इतने सारे जो अखबार और पत्र पत्रिकाएँ चलने शुरू हुए कि दोबारा क्रांति तो नहीं, हथियारबंद क्रांति भारत में नहीं। ये अंग्रेज़ों की होशियारी थी। तो वही जो राजनीतिक पार्टियों को बनाने की ढील दी गई, यानी जो सीटी बजाए, जो आवाज़ दे कि हाँ सरकार ये गलती कर रही है और सरकार तक उसकी बात पहुँचे और सरकार उस गलती को सुधार दे, ताकि फिर से कोई विस्फोट ना हो। इंग्लैंड शुद्ध बनियों का देश था, वो व्यापार करना चाहते थे, लड़ाई नहीं। अब व्यापार करने के लिए शांति चाहिए, शांति भैया शांति लोगों के अंदर होगी। जब अशांति होगी तो जब राजनीतिक पार्टियाँ होंगी, हल्ला गुल्ला मचाएंगी, अखबार में सारी चीज़ें छपेंगी, तो सरकार को पता चल जाएगा, फिर उससे कदम उठाएंगे, दोबारा क्रांति नहीं होगी। तो इसी के साथ जन्म होता है भारत में राजनीतिक पार्टियों का। तो पहले छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनी, लेकिन छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों से काम नहीं चल रहा था। तो एक ब्रिटिश अफसर था A.O. ह्यूम, उसने कहा कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑल इंडिया लेवल की पार्टी बनाई जाए, जो जब आवाज़ उठाए तो सरकार को पता चले और वो आवाज़ पूरे देश की आवाज़ हो, एक मंच मिले सरकार को। तो उसी के साथ स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत में शुरू होता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। फ्रीडम स्ट्रगल लंबा चलेगा, लड़ाई लंबी है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, बहुत सारी डेट्स आएंगी, लेकिन लड़ाई है, हमें देखनी है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमें सभी को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।